नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है पीएम मोदीज ब्रांड नॉट क्लाउन, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव ट्रेंड्स ग्लोबल। चलिए भाई देखते हैं कि थंबनेल में आबिद अली देखे हैं तो आबिद अली का क्या कहना है इस पर। लेट्स सी। अब आप देखो कि आप किस आदमी को, किस मुल्क को, किस कंट्री को क्या बोल रहे हो। और मैंने मालदीव्स के ऊपर बड़ी तसल्ली से स्टडी की है। मैंने उसके ऊपर देखा है कि इंडिया के तो इतने एहसानात हैं, इतने एहसान हैं मालदीव के ऊपर। आप देखिए जो नमक हराम भी होता है ना, उससे भी एक एहसान किसी का याद रह जाता है और आपको तो हजारों में से एक भी नहीं याद रहा, इस चीज की तकलीफ रहेगी। देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर जो स्टडी की है मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं आपसे सवाल करूंगा कि देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के लोगों को नो डाउट बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा। उन्होंने तो ट्रेंड चला दिया है सोशल मीडिया पे और हर जगह पे वो ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, आपको क्या किस चीज की तकलीफ हुई है? जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने मुझसे। ये सिर्फ मैं नहीं करता, ये पाकिस्तान मुसलमानों के जितनी भी कंट्रीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड देते हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ करते हैं। मैं भी उनकी पॉलिसीज की तारीफ करता हूं। वो गरीब लोगों के साथ है, गरीब आवाम के साथ है और इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं। और हम लोग सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गलत होते तो हम कहते हैं जी आप गलत हैं। अभी मालदीव जो है वो गलत 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 सिर्फ गलत ही कर रहा है वो। उसके बारे में बताता हूँ। 1988 में देखिए, मैं ये मालदीव की पब्लिक जो है ये मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। देखिए उन्हें हम लोग समझते हैं कि उर्दू की समझ नहीं आती होगी, हिंदी की समझ नहीं आती। देखिए उधर बॉलीवुड मूवीज देखी जाती हैं और वो बहुत ज्यादा समझते हैं, क्योंकि इंडिया के बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर जो हैं उधर छुट्टियां मनाने जाते हैं। इंडिया के बड़े बड़े अमीर लोग उधर जाते हैं जिससे उनकी इकोनॉमी में फायदा होता है। उन सब लोगों ने बायकॉट कर दिया है इधर। ये चीज हूँ, पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। अब क्या होता है कि उन लोगों को मैसेज क्यों देना चाह रहा हूँ कि उन्हें ये बात हमारी समझ आए और वो उर्दू समझते हैं। देखिए आप भूल चुके हैं 1988 में आपके साथ क्या हुआ। ऑपरेशन कैक्टस। सर आपको पता है? मुझे लग रहा था आपको भी पता नहीं होगा। मैंने तो स्टडी की है ना प्रॉपर 2-3 दिन। तो 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेस आई थी? किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। देखें एहसान जो है उसे याद रखना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि बॉलीवुड या इंडिया के बड़े बड़े रिच अमीर लोग जो हैं आपके उधर आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आपका क्या हाल होगा ये सोचें। इवन दिनों में उन्हें आइडिया हो गया होगा, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया। तो सिर्फ इंडिया की बात होगी ना, पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जिनकी मैंने तस्वीरें देखी हैं मालदीव्स में। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये लोग भी नहीं जाएंगे अब। और देखिए ये तो सिर्फ मालदीव्स हो गया या इंडिया हो गया। आज मैं ऐलान करता हूं कि कराची का जो हमारा सीवीओ समुंदर है, हम लोग क्लिफ्टन को दोबारा उसे उजागर करेंगे। उसके ऊपर मैं जाऊंगा उधर। सर उधर से जो शॉपर कूड़ा कटरा जो पड़ा हुआ है ना, जितना हो सकेगा मैं भी उठाऊंगा, मैं भी शुरू करूंगा। हम मालदीव को आप भी पाकिस्तान में बायकॉट कर? जी बिल्कुल बायकॉट करूंगा। एक और चीज बताता हूं आपको, शायद ये हो मुमकिन ना होता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ कभी जिंदगी में मालदीव का एंजॉय करने जाऊंगा। बाय गॉड मैं आपको कह रहा हूं कि दोबारा मैं कभी भी ऐसा सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि ये देखें ये नमक के साथ आप ईमानदारी नहीं कर रहे। अभी सुनिए देखिए पानी के ऊपर इंडिया ने मालदीव्स को साफ पानी प्रोवाइड किया। आपको पता है साइंसदान क्या कहते हैं? साइंसदान कहते हैं कि किसी इंसान को पानी ना मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसमें दिन की लिमिट है 7 दिन 10 दिन। देखिए मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं? कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है। देखें इंडिया ने तीर छोड़ा
चाइना के लिए, और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। रियली मैं सही बात कर रहा हूँ। और चाइना की बात मैं करता हूँ, आपको मालदीव की और अवाम को बताना चाहता हूँ कि चाइना जिस मुल्क में घुसा है वो मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। वो मैं आपको प्रूफ देता हूँ किस तरह। देखिए श्रीलंका को आप देख लीजिए, श्रीलंका का क्या हाल है। चाइना ने उधर इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया कि श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया, मुल्क क्रप्ट हो गया। आज पाकिस्तान में भी ये सर पाकिस्तान को भी लेके आते हैं। आज श्रीलंका के हालात देखिए क्या हुए हैं। अब आए पाकिस्तान की तरफ। शुएब भाई आपको अंदाजा नहीं है कि चाइना जब से पाकिस्तान में घुसा है, कोई प्रोडक्ट ले लें, सुई से लेके ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज ले लीजिए, चाइना 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 चाइना। अब उस चाइना की वजह से हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हुई, हमारी फैक्ट्रियां बंद हुई। लेकिन एक ये भी कहा जाता है ना, सी पैक और ग्वादर गेम। देखिए शुएब भाई सी पैक पे भी आता हूं, पहले मैं अपनी इंडस्ट्रियों पे आता हूं। हमारी इंडस्ट्रियां बंद हुई, अगर वो इंडस्ट्रियां चल रही होती तो हजारों लोगों को रोजगार मिलना था। चाइना की वजह से वो हमारी इंडस्ट्रियां बंद हुई कि चाइना हर चीज हमें देता है, कोई भी चीज हो चाइना से आती है, कोई भी चीज हो चाइना से आती है। हमें अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दिया। हमें इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया चाइना ने। कभी हम IMF से कर्जा लेते हैं, कभी चाइना से कर्जा लेते हैं, कि आज हमारे हालात देखिए ना क्या हो गए हैं। आज हमने अपनी इंडस्ट्रियां वो बंद ना की होती चाइना। सर सी पैक पे अविद भाई एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सिर्फ चाइना से आपने कर्जे नहीं लिए हैं, आप जो कमा भी रहे हैं वो चाइना को दे रहे हैं। पिछले साल शायद जो बिजनेस हुआ है आपका और मतलब पाकिस्तान और चाइना के बीच, आपने $20 बिलियन से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं चाइना से। यानी कि $20 बिलियन आपने पाकिस्तान से चाइना को दिए हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, $20 बिलियन। और बदले में चाइना ने आपसे $3-3.5 लाख की चीजें खरीदी हैं। कहां $20 बिलियन और कहां पर $3.5 लाख। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए। तो सोचिए कि पाकिस्तान में मेड इन चाइना माल कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। आता हूं एक सेकंड। आज वो इंडस्ट्री हमने बंद ना की होती चाइना के पीछे लग के, तो आज हम इतने कर्जों में ना फंसे होते। अब आते हैं सी पैक पे। देखिए सी पैक को हम सारी जिंदगी ये सुनते रहे हैं कि सी पैक जो है ना एक गेम चेंजर है, जिससे पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो जाएगी। मुझे कोई गेम चेंज नजर नहीं आई, कोई पाकिस्तान की तकदीर चेंज होते हुए नजर नहीं आई शुएब भाई। यही सच है और यही मालदीव वालों को बताना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टेटमेंट है, चाहे वो कोई मिनिस्टर दे या कोई आम इंसान दे, उसे बात करने से पहले सोचना चाहिए। आबिद भाई आपको क्या लगता है, रिलेशन बेहतर होंगे कोई आपके ख्याल में? शुएब भाई देखिए रिलेशन बेहतर होने की तो बात इधर आती ही नहीं है। देखिए वो अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है, मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा, एक मिनट रोकना चाहूंगा, सीपैक वाला जरा मैं क्लियर कर दूं। सीपैक वाले पे किसी रिएक्शन चैनल पे कोई बैठा हुआ था, पता नहीं याकूब भाई थे या कोई और था। वो कह रहे थे, वो क्लिप किसी दर्शक ने मुझे भेजी, तो उसमें याकूब महाशय कह रहे थे कि जी सीपैक कोई रोड उखाड़ के चाइना थोड़ी ना ले जाएगा, रोड तो यहीं रहेगी ना, वो सब सारी चीजें यहीं रहेंगी ना, वो पाकिस्तान में ही रहेंगी ना। तो आपको बुद्धि नहीं है याकूब भाई, सच बता रहा हूं। बुद्धि होती ना तो जरा सोचते। मैं बताता हूं कैसे। ये सीपैक वाले से याद आ गया मुझे। आपको पता है कि चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना के छोड़ो, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, आपने मुझसे कहा कि जी 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मुझे फला जमीन खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है जी, आपने 1 लाख रुपए मुझसे ले लिए, फला जमीन खरीद ली। लेकिन मैंने शर्त रखी है कि अगर तुमने मेरे 1 लाख रुपए नहीं चुकाए तो उस जमीन से होने वाली कमाई मेरी होगी। मेरी बात समझो। ग्वादर में क्या हुआ है? ग्वादर में चाइना ने पैसा लगाया पोर्ट में। ग्वादर का पता है ना आपको कि वहां की कमाई का और हिस्सेदारी का परसेंटेज क्या है? 91% वहां से होने वाली कमाई जो है, आपकी पार्लियामेंट में ये चीज कही गई है, 91% वहां से होने वाली कमाई ग्वादर पोर्ट से वो चाइना को जाती है। 9% आपको जाती है। जमीन आपकी, संसाधन आपका, इलाका आपका, सब कुछ आपका, समंदर आपका, और वहां से होने वाली कमाई क्यों? क्योंकि चाइना ने सिर्फ पैसे लगाए हैं, तो उसमें से 100 रुपए में से 91 रुपए वो खुद लेकर जाता है और 9 रुपए आपको देता है। ऊपर से ग्वादर पोर्ट पर काम करने वाले, आप जाकर वहां पता करो कि जो मजदूर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनमें चाइनीज कितने हैं और पाकिस्तानी कितने हैं। आपको 80 और 20% का फर्क पता चलेगा।
20% सिर्फ उसमें पाकिस्तानी काम करते हैं, 80% उसमें चाइनीज काम करते हैं। और भी जो 20% है वो निचले लेवल के लोग हैं, उसके जो मेन इंजीनियर्स हैं, जो मेन मैनेजमेंट है, वो सब चाइनीज वहां पे काम करते हैं। यानी कि वहां से जो सैलरी लेते हैं वो चाइना वो भी भेजते हैं पैसे, वो अलग है मामला। अब आप कह रहे हो कि जी रोड तो यहीं रह जाएगी, रोड तो यहीं रह जाएगी। जनाब, अगर आपने उनका कर्जा नहीं चुकाया तो उस रोड पर जो टोल टैक्स वसूला जाएगा वो चाइनीज कंपनियां वसूलेंगी और वो चाइना की सरकार के पास पैसा जाएगा। ये बिजनेस का बड़ा सिंपल सा नियम है ये, और इसी नियम के तहत वो ट्रैप करता है लोगों को। दुनिया में कई जगहों पर, छोटे देशों में इसने पैसा लगाया। वो एयरपोर्ट चाइना चलाता है, अब एयरपोर्ट बना दिया उसने, पैसे नहीं चुका पाया वो देश, एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, बोला कि अब यहां के सारे ऑपरेशंस मैं देखूंगा। वो गया एयरपोर्ट, चाइना के पास गया, सड़कें चाइना के पास चली गई, टोल टैक्स वसूला जा रहा है, उससे पैसे चाइना के पास जा रहे हैं। क्या बात करते हो यार, बेवकूफों की तरह बात मत किया करो, समझा करो पहले कि सड़कें यहीं रह जाएंगी, सड़कें वहीं रह जाएंगी। सड़कें तो वहीं रहेंगी, वो तो जानबूझ के रखी हैं उन्होंने, उससे होने वाली कमाई ले जाएंगे ना भाई। क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है नॉट आउट है, ये कोई मजाक है यार। ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो। ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा, इधर एक चीज आबिद भाई ये भी है, आपको शायद ये भी पता होगा कि जो इस टाइम मालदीव की गवर्नमेंट है इस्लामिक गवर्नमेंट है। अब कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन नहीं एक ठीक होते, या इंडिया जो है वो इस्लामिक कंट्रीज या मुसलमानों के साथ, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके रिलेशन नहीं ठीक। अब एक साइड पे यूएई का जो है प्रेसिडेंट है वो इंडिया का विजिट कर रहा है, रोड शो कर रहा है, इसके ऊपर शुएब भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मालदीव के जो मिनिस्टर थे 3, उन्होंने कितनी बुरी गंदी लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी के लिए। अब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लास में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की। इंडिया की आवाम ने खुद उनके मुंह पे जवाब दे दिया है, खुद बता दिया सारा कुछ। तो वो एक सब्र वाले इंसान है, और वो देखें, वो तो सिर्फ उनके दिमाग में चलता है कि अपने मुल्क को तरक्की कैसे करवानी है, अपने मुल्क को ऊपर कैसे लेके जाना है। अभी देखें यूएई के जो सदर उधर आए हुए हैं, प्रेसिडेंट, उन्हें लेके वो कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं। इसका फायदा क्या है कि इंडिया में डॉलर आएंगे, इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा, इंडिया की और तरक्की होगी और फायदा होगा। तो उनका दिमाग ही छोटी मोटी घटिया स्टेटमेंट पे नहीं है मोदी जी का, वो बड़े लोग हैं। मालदीव को क्या, और सबसे बड़ी बात, पता नहीं आप लोग कितने लोगों ने फॉलो किया है, पब्लिक फोरम पर आकर एमबीजेड जो हैं वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं पब्लिक फोरम पर। आई थिंक मुझे लग रहा है COP20 की जो मीटिंग थी उसमें भी वो पब्लिक फोरम पर आकर नहीं बोले, लेकिन यहां पर वो आकर उन्होंने पब्लिक फोरम पे बातें की हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पब्लिक फोरम पर उन्होंने बातें की हैं जो आमतौर पर वो नहीं करते हैं। बहुत रेयर है कि पब्लिक फोरम पर आकर एमबीजेड जो हैं वो बात करें। तो ये दिखाता है, ये संकेत है कि इंडिया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और पीएम मोदी उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैसेज देना चाहेंगे उनकी पब्लिक को या उनके लोगों को, कि मतलब वो जो मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी है, क्या वो स्टेटमेंट पे सोच, देखिए मैं उनसे मैसेज ये देना चाहूंगा कि आपने 3 मिनिस्टर जो निकाल दिए और उनकी जो स्टेटमेंट थी वो आपने डिलीट करवा दी। इन चीज़ों से कोई मसले का हल नहीं होता। देखिए, अगर आपने उन्हें निकालना था ना, उन्हें चाहिए था कि ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्ड आके वो अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगते कि हमने ये गलत लफ्ज़ बोले। चले, अब आपने उन्हें निकाल दिया। मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वज़ीर आज़म है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफ़ी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफ़ी मांगें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मुहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वज़ीर आज़म को कुछ कहा है ना, तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है। तो प्लीज़ आप उनसे माफ़ी मांगिए, इसमें आपका फ़ायदा है। और जिस नमक की मैं बात कर रहा था ना, उस नमक, इस हवाले से खबरें भी आ रही हैं मेरे ख्याल से। उनके जो प्रेसिडेंट ने ये बोला कि मैं इंडिया का विजिट करना चाहता हूं और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना, सॉल्व करना चाहता हूं। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। देखिए ना कि इंडिया का मसला हुआ कनाडा के साथ। कनाडा एक स्ट्रॉन्ग मुल्क माना जाता था, एक अच्छा मुल्क माना जाता था। क्या कर लिया कनाडा ने? क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। अगर कनाडा ने झूठे इल्जामात लगाए,
वो साबित नहीं कर सके, पूरी दुनिया में रुसवा हुए और मजीद होंगे। इसी तरह मालदीव्स की बात है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि आप चाइना के इशारों पे नाच रहे हो, तो ये आप भी रुसवा होगे पूरी दुनिया में, और आप इतने से हो ये याद रखो। इंडिया अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, कनाडा का क्या हुआ है। मेरी बात लिख के रख लीजिए, ट्रूडो की नौकरी जाएगी इंडिया की वजह से, और मोइजू की नौकरी भी जाएगी इंडिया की वजह से। ये लिख लीजिए दोनों बातें। तीसरी बात, कनाडा तो खैर अमेरिका के चक्कर में फंस गया। अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाना चाहता था, वो निज्जर और बाकी सारे मामलों को लेकर। जो निखिल गुप्ता वाला मामला हुआ है उसमें अब कोर्ट ने कहा है, अमेरिका की कोर्ट ने, कि भैया डॉक्यूमेंट दो पहले, कि सुपारी दी गई। कैसे ये साबित करोगे कि डॉक्यूमेंट दो? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अमेरिका के पास। हवा भाई बातें हैं, इनपुट है, ये है, सोर्सेज हैं, वो है, वो है। कोर्ट ने कहा कि भैया ये सब हम नहीं मानेंगे, पहले ये बताओ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो जिसमें ये साबित हो सके, लिंक साबित हो सके कि पैसे पे किए गए, पैसे दिए गए। अब देखिए इस पर क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बोला ना, झूठ के पांव नहीं होते, वो सही बात है एकदम। अभी देखते चलिए। बहुत बड़ा है। इसमें ये है, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि भाई साइज, मतलब कोई कंट्री बड़ा होना, छोटा होना, किसी की आबादी ज्यादा होना, आबादी कम होना, ये मैटर नहीं करता। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आबादी बहुत कम है लेकिन बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो सी पॉलिसीज हैं वो बहुत लेकिन बेहतर वो लोग किसी को नजायज गालियां नहीं निकालते, पर्सनल नहीं हो जाते। किसी मुल्क के वजीर आजम के साथ आप पर्सनल होके स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी बेइज्जती करें, ऐसा नहीं होता नाम भाई। लेके वो भी। अच्छा, और नाम दूसरे नंबर लेके। पे आबिद भाई ये चीज मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। वहां पे अभी इंडिया के जो मुसलमान हैं, इवन मैं लक्षद्वीप की बात करता हूँ, वो जो उनसे आइलैंड्स हैं 36, वहां पे मेजोरिटी मुसलमानों की है। वो फायदा किसको होगा? यानी प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रमोट किया है, जब टूरिज्म वहां पे जाएगा वो फायदा मुसलमानों को होगा, एक्चुअली हिंदुओं को। प्रॉब्लम ही यही है, मालदीव्स को तकलीफ ही ये है कि इंडिया की इतनी खूबसूरत जगह है और कभी किसी ने तो ध्यान नहीं दिया। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आ गए उधर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वो जगह प्रमोट होगी। मोस्टली मुसलमान रहते हैं। जी सर, मुसलमान हिंदू की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रमोट की, कि वो जब जगह प्रमोट होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आए हैं, खुद उन्होंने स्विमिंग की है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है उन्होंने, तो खुद उन्होंने एंजॉय किया है, तो उन्हें देखिए, पाकिस्तान का एक मुसलमान कह रहा है कि इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। लेकिन भारत के भीतर एक शायद सो कॉल्ड पत्रकार रही हैं, आइरेना अकबर, पता नहीं क्या नाम है उनका, उन्होंने इस बात पर सपोर्ट किया कि चूंकि मालदीव भी एक मुस्लिम जगह है और लक्षद्वीप में भी मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, तो चूंकि लक्षद्वीप में मुस्लिम ज्यादा हैं, इसलिए मैं लक्षद्वीप जाना पसंद करूं। यह बयान है, आप समझ रहे हैं? तरीका बदला है, मकसद नहीं। याद रखिएगा इसको। के हजारों लाखों लोग आएंगे वो जगह देखने के लिए। जब वो जगह देखने के लिए आएंगे, जाहिर बात है उधर पैसा भी आएगा, डॉलर भी आएगा, और वो जगह ज्यादा खूबसूरत होगी, उधर पैसा लगेगा। अब उन्हें प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा ना हो कि इंडिया इसे इतना आउटस्टैंडिंग बना दे, इतना आउटस्टैंडिंग बना दे कि पूरी दुनिया जो पिकनिक मनाने, जो एंजॉय करने मालदीव्स आते हैं, वो कहीं इधर ना आने लग जाए इंडियन साइड पे। तो उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। लेकिन मेरे ख्याल से जितना वो प्रमोट हो चुका है, सिर्फ पहले 2-3 दिन से हम देख रहे थे इंडिया में इस चीज की ज्यादातर डिस्कशन की जा रही थी, ट्रेंड चल रहा था। मैं ये कहता हूँ, आप कोई भी गूगल करके देख लें, लक्षद्वीप लिख लें, आप मालदीव लिख लें, वहां पे ये सारा इशू सामने आ जाएगा। और लक्षद्वीप तो वायरल हो गया, ट्रेंडिंग पे चला गया और उसे पूरी दुनिया में प्रमोट किया गया। मैं आपको बड़ी बात देखने वालों को भी और आपको बताऊं कि इसराइल ने बोला कि हम कल तैयार हैं लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टूरिज्म के हवाले से। इंडिया आज ये हमें सर इसराइल नहीं है, ये सिर्फ इसराइल नहीं है, अभी आपको यूएई का अंदाजा नहीं है, अभी आपको सऊदी अरेबिया का अंदाजा नहीं है, अभी आपको अमेरिका का अंदाजा नहीं है। उधर इतनी को बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है, इतनी को बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है कि जैसे लोग दुबई जाते हैं ना एंजॉय करने के लिए, यकीन कीजिए आने वाले सालों में आपको ये चीज़ भी नजर आ जाएगी। जाए मैं आज आपको प्रेडिक्शन करता हूँ इस चीज़ की कि आने वाले सालों में जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे ना, ये दुबई की तरह लोग इधर एंजॉय करने आएंगे। आबिद भाई ने चंद्रयान 3 के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, गारंटी से बोला था कामयाब हुआ, वो हुआ। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई वर्ल्ड कप में प्रेडिक्शन की, काफी हद तक वो भी साबित हुई। क्या कहते हैं आबिद भाई, कल अगर ये लेट्स पोल खबर आती है, जैसे यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ियाद इंडिया के विजिट पे हैं, वहां पे वो कल अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम लक्षद्वीप पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इतने बिलियन डॉलर की, तो आप हैरान होंगे या दुनिया हैरान होगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा। दुनिया के बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं हैरान क्यों नहीं होऊंगा, इसके बारे में बताता हूँ कि ये वही यूएई है जिसने इंडिया साइड कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनवा रहा है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये वही यूएई है। श्रीनगर। जी हाँ, ये उधर
यूएई ने ब्रिज नहीं बनवाया है। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। ब्रिज तो भारत ने बनवाया भाई। यूएई वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यूएई का एक मॉल भी आ रहा है वहां पर, बहुत बड़ा मॉल है, आई थिंक लुलु ग्रुप का है शायद, बहुत बड़ा मॉल है, और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पर, लेकिन ब्रिज नहीं बनवाया उसने। जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने दोस्त ममालिक में। तो इनका दोस्त ममालिक है हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान को ये अवार्ड भी देते हैं यूएई वाले, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, और उनके लिए इन्वेस्ट करना कोई इतना बड़ा नहीं है, उनकी कोई इतना नहीं है। इसके अलावा हमने देखा है कि टाटा ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि लक्षद्वीप में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी भाई एक चीज और है, मैं देखने वालों से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब ट्रेंड चला है कि भाई बायकॉट मालदीव, वहां पे अभी मोहम्मद शामी जो कि उनके क्रिकेटर हैं वो भी मुस्लिम हैं, सलमान, मतलब मैं मुस्लिम हिंदू इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ, वैसे मैं समझता हूँ इंसानियत की बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो एक सोच है कि भाई मुसलमानों मुसलमान, वो मोहम्मद शामी ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि अपने मैं आपकी बात काटता हूँ। ये देखिए, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और पूरे इंडिया के बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने बायकॉट कर दिया है मालदीव्स के साथ। तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कह दिया तो उस दिन क्या होगा ये सोचिए। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज ये स्टेटमेंट दे दें कि भाई हम अपने पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे, बलोचिस्तान में जाके टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, तो आपको क्या लगता है लोग ट्रेंड चला देंगे कि भाई हम नहीं दुबई जा रहे, हम नहीं मालदीव जा रहे? एक्चुअली हमारे पाकिस्तानियों को तो यकीन नहीं है अगर ये प्राइम मिनिस्टर पे। जी हाँ, मैं खुले लफ्जों में कहूंगा, क्योंकि हमारे साथ 70-75 सालों में जो वादे होते रहे हैं वो कभी पूरे नहीं हुए। तो आज कोई प्राइम मिनिस्टर आगे कहता है जी कि हम पूरा प्रमोट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो जब तक कोई यकीन नहीं करेगा, जब तक आप प्रॉपरली करके नहीं दिखाएंगे, तो इस चीज का तो मैं नहीं कह सकता कि अवाम यकीन करेगी, अवाम यकीन नहीं करेगी। अब यहाँ से हमें डिफरेंस नजर आता है सोच का, विजन का, कि कैसे वहाँ के लोग अपने कंट्री को प्रमोट करते हैं और हम लोग कैसे प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ पे हर बंदा ये कहता है, आबिद भाई नजर आता है जी गवर्नमेंट जिम्मेदार, नवाज शरीफ जिम्मेदार, इमरान खान जिम्मेदार, और कुछ लोग अदारों का नाम ले लेते हैं। मैं कहता हूँ वो सब लोग ही जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या मैं पाकिस्तान जो आज इस कंडीशन में उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ? हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? आबिद भाई, अगर यहाँ पे जो उनसे इस तरीके से अदारे बनाए जाएं, हम अपने यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करें, मैं ये कहता हूँ हिंगलाज माता की अगर बात करें, भाई हिंगलाज माता का नाम सुना हुआ है आपने? मैं बलूचिस्तान अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि वो टेम्पल, अगर आप लोगों में से किसी को देखने का मौका मिले तो कितने लोग आएंगे देखने के लिए? आप मैसेज में जरूर बताइएगा। अच्छा, ये जरूर बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि बहुत से इंडिया से लोग हैं, ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया से जो यही सुनना चाहता था मैं आपके मुंह से कि इसी तरह की चीजें अगर हम प्रमोट करें, ऐसे मंदिर हों या ऐसे बड़े बड़े टेम्पल हों, उसे हम, हाँ जी, उसे हम प्रमोट करें तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे। कोई अमेरिका से आएगा, हिंदू पूरी दुनिया में है। इसी तरह ही आप चले जाएं हमारे कलर कहार में, पहाड़ों के बीच में हजारों साल पुराना मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर कि जिसे हम प्रमोट करें तो हजारों लोग आए उन्हें देखने के लिए। उससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में फायदा होगा। डॉलर जिसके लिए हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो डॉलर पाकिस्तान में आएगा, रिलेशन बेहतर होंगे आबिद भाई। ये जो एक, और फिर दूसरे नंबर पे जो कंसेप्ट दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो है वो मिनॉरिटीज को लेके, खासतौर पे हिंदूज को लेके, वो पूरी दुनिया में सोच चेंज हो। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। आबिद भाई ने बात तो बड़ी अच्छी कही है, हो सकता है आपके खिलाफ कहीं फतवा ना जारी हो जाए, लेकिन आबिद भाई, कड़वी सच्चाई ये है कि उससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके यहाँ के जो मौलवी हजरात हैं जिनका कब्जा है वो कहते हैं, और आपकी तरह के लोग 100 में 2 होंगे, 98 लोग उन मौलवी हजरात को फॉलो करने वाले हैं। तो ये तो आप भूल जाइए कि इस तरह से हिंदुइज्म प्रमोट होगा, वरना इस्लाम खतरे में आ जाएगा। और इस्लाम पर खतरा तो आप समझ रहे हैं ना कि पाकिस्तान में मतलब हमेशा बना रहता है। तो ये तो हो गई ये वाली बात। दूसरी बार मैं आता हूं कि बिल्कुल बात सही है, लक्षद्वीप अब डेवलप होगा और बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप होगा। टाटा ग्रुप ने साफ कह दिया है कि 2 रिजॉर्ट 2026 तक वहां पर 5 स्टार रिजॉर्ट से सारी सुख सुविधाओं के साथ वहां पर तैयार हो जाएंगे। और सिर्फ टाटा की बात नहीं है, टाटा की देखा देखी अब छोटे बड़े, भाई वहां पर तो सिर्फ अब हाई प्रोफाइल लोग तो जाएंगे नहीं, मीडियम इनकम वाले भी जाएंगे, लोअर इनकम वाले भी जाएंगे, सब ट्राई करेंगे जाने के लिए। तो उन सब के लिए व्यवस्थाएं होंगी वहां पर। और भी दूसरे ग्रुप्स जाएंगे, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, जो खेल होते हैं, जो पानी वाले खेल हैं, उनके लिए वाटर स्पोर्ट्स जो हैं, वो सारी चीजें होंगी। अभी भी लक्षद्वीप में हैं, लेकिन अब बड़े पैमाने पर होंगी, बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए होंगी। एयरपोर्ट्स बनेंगे अब नए नए, देखिएगा, क्रूज आएंगे अब नए नए। तो अगले 2 से 3 साल में आप देखिए लक्षद्वीप दुनिया में
अपनी एक पहचान बना लेगा और शुरुआत उसकी हो चुकी है। लक्षद्वीप में फिल्में शूट होंगी। अब देखते चलिए, अभी भारत के पास टूल इतने सारे हैं ना, किसी चीज को अगर प्रमोट करने पर भारत लग जाए तो उसके पास टूल्स की कमी नहीं। प्रोडक्ट तो बढ़िया है ही, टूल्स भी बहुत सारे हैं। बॉलीवुड हमारा बहुत बड़ा है, दुनिया के कोने कोने तक फैला है, अफ्रीका से लेकर पता नहीं कहां कहां लोग देखते हैं। तो जब बॉलीवुड में लक्षद्वीप को प्रमोट किया जाएगा, फिल्में बनेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, अब तो वीडियोस बनेंगे। अभी भी कई सारे हमारे जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने जाकर लक्षद्वीप में वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अब और ज्यादा बनेंगे, अब बाढ़ आ जाएगी चीजों को बताने की, दिखाने की। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की सारा इकोसिस्टम काम करेगा तो एकाएक बूम आ जाएगा वहां पर। अब आते हैं जी कि मालदीव का क्या होगा। अब देखिए, मालदीव ने चाइना गए हैं ना इनके राष्ट्रपति साहब, अब उन्होंने चाइना से कहा कि जी आप अपने यहाँ के टूरिस्ट भेजो, अपने यहाँ के टूरिस्ट भेजो। तो भाई साहब, चाइना वाले बड़े चालू हैं, तो घंटा टूरिस्ट ज्यादा भेजेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मालदीव आतंक का अड्डा बना हुआ है। आईसिस में सबसे ज्यादा शामिल हुए मालदीव से लोग, वहां पर नेटवर्क बड़ा हो चुका है आतंकवादियों का, और इसमें सबसे बड़ा रोल पाकिस्तानियों का है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन जाकर आप सर्च करिए पाकिस्तानीज मालदीव में क्या कर रहे हैं। इन सारे कामों में वो शामिल है, क्योंकि एक वर्ग है वहां का सुन्नी मुसलमान, वहाबी मुसलमान, और वहां पर वो कट्टरपंथी बढ़ रहे हैं, और इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। मैं ऐसे कोई हवाबाजी बात नहीं करता। आपको याद होगा कि बहुत पहले मैंने एक खबर शेयर की थी कि 5 या 6 पाकिस्तानियों को मालदीव में पकड़ा गया था, ऐसे ही घुसे थे वो, याद है आपको? तो मालदीव का तो अब देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया डिफेंस डिटेक्टिव पर, और वो उसमें जो हो रहा है वहां पर क्राइम हो रहा है, जो वहां पर दूसरे धर्मों के खिलाफ लोगों के साथ किया जा रहा है, जो लोकल पॉपुलेशन करती है, हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, टेरर लिंक्स मिल रहे हैं, टेररिस्ट कंट्री बन रही है। तो बहुत जल्दी वो एफएटीएफ की लिस्ट में, आज नहीं तो 2 साल बाद जरूर जाएगी कंट्री वो। और एक बार एफएटीएफ को हमने पहुंचा दिया मालदीव का सारा कच्चा चिट्ठा, और एफएटीएफ ने उस पर शिकंजा कस दिया, फिर देखिए क्या होता है। फिर कौन सा टूरिज्म है, कौन सा इकोनॉमी है, और क्या होता है, फिर कौन आता है, चाइना किस तरह मदद करने आता है, वो भी देखेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।